हेलो फ्रेंड्स। आज हम 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बुक है और ये सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करती है। और इसमें 10 चैप्टर होंगे, उसको हम एक सप्ताह में कंप्लीट करके देन ट्वेल्थ की स्टार्ट करेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। विकास नीतियाँ और अनुभव, ये फर्स्ट चैप्टर है। 1947 से 90 यानी 1947 से 1990, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 से, और 90 में क्या विकास हुआ और उसका हम लोग को अनुभव क्या हुआ, इसके बारे में है इसमें दिया हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं। ये इकाई के बारे में दिया हुआ है। इस इकाई में दो अध्याय में हम स्वतंत्रता पूर्व से लेकर नियोजित विकास के 4 दशकों तक भारत के द्वारा चुने गए पथ का समग्र रूप से अवलोकन करेंगे। यानी कि 2 चैप्टर है जो स्वतंत्रता पूर्व जो विकास हुआ उसका अवलोकन करेंगे। तात्पर्य यह है कि भारत सरकार ने इसके लिए जो कठोर उपाय किए, जैसे योजना आयोग का निर्माण, पंचवर्षीय योजनाओं की घोषणा आदि का अध्ययन, पंचवर्षीय योजनाओं के समग्र अवलोकन तथा नियोजित विकास के विशेषताओं तथा परिसीमाओं के मूल्यांकन का अध्ययन इसी इकाई में किया गया है। मतलब ये चैप्टर के बारे में पूरा बुक का सार दिया हुआ है। इसमें क्या क्या कवर किया गया हुआ है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि जो स्वतंत्रता हम लोग की 1947 में हम देश स्वतंत्र हुआ, उसके पहले की भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। मतलब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, उसके बाद समझ पाएंगे कि स्वतंत्रता हम लोग को मिली, उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था उस समय कैसी थी। भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकास या तथा गत्यावरोध की स्थिति में पहुंचा देने वाले कारकों से परिचित होंगे। जिस समय स्वतंत्रता मिली उस समय विकास एकदम न्यून हुआ था, यानी कि अल्प विकास, और उस समय सब चीज़ डाउन, हर क्षेत्र में डाउन की पोजीशन थी। तो इस चैप्टर के पढ़ने के बारे में फैक्टर को जानेंगे कि क्या मतलब कैसे उस स्थिति के पास हम लोग पहुँचे हुए थे। भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई भी राज अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं। यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। ये विक्टर अलेक्जेंडर उस 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। भारत यानी कि हम इंडिया हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि साम्राज्य का कोई राज अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं। यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारा साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। वो अपने देश ब्रिटिश के परिप्रेक्ष्य में ये बात बोले हुए थे। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन इस बुक का। भारत का आर्थिक विकास विषय की इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास से अवगत कराना है। यद्यपि देश की वर्तमान अवस्था तथा भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत पर ध्यान देना उतना ही महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। इसी क्रम में हम उन सब बातों को भी स्पष्ट पहचान करेंगे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता पूर्व हम लोग की अर्थव्यवस्था कैसी थी और अभी की अर्थव्यवस्था को जानने के लिए हम लोग को स्वतंत्रता पूर्व की अर्थव्यवस्था को जानना बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसके अनुसार ही और रणनीति निर्धारण करने में योगदान देती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। इसके मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हुए हैं, विशेष रूप से अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। मतलब 200 वर्षों तक हम लोग ब्रिटिश के गुलाम हुए थे, तो यहाँ पर वो शासन करता था 200 वर्षों तक। तो 15 अगस्त 1947 को हम लोग को स्वतंत्रता मिली। भारत के ब्रिटिश
औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था। 1750 में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई, उसको रॉ मटेरियल कच्चा माल की ज़रूरत थी और उसके तैयार माल को भी बाज़ार चाहिए होता था। तो यहाँ से वो कच्चा माल की पूर्ति करता था और वो अपने तैयार माल को भारत में अच्छा उसको बाज़ार मिल गया था और यहीं पे वो सप्लाई करता था। ठीक है, उस शासन की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछले 6 दशकों में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। मतलब हम लोग स्वतंत्रता मिली, उसके विकास को स्वतंत्रता मिली, उसके बाद आर्थिक विकास किस तरीके से विकास पर योजनाएं तैयार हुई, उसको समझने के लिए हमको स्वतंत्रता पूर्व की अर्थव्यवस्था को समझना अति आवश्यक होती है। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, जब ब्रिटेन यहाँ पर शासन कर रहा था, हम लोग औपनिवेश बने हुए थे, तो वो क्या क्या आर्थिक नीतियाँ बनाई और कैसा विकास किया उसके बारे में जानते हैं। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यानी कि मेडिएवल इंडिया में जब अंग्रेज नहीं आए थे और उस समय जब मुगल का शासन था, उस टाइम भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थी। सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। प्राचीन भारत से पूरे विश्व में छाया हुआ है। वो अपने मणि रत्न, बहुमूल्य मणि रत्न, धातु, रेशमी वस्त्र, मसाले, सूती वस्त्र इत्यादि शिल्प कलाओं का यहाँ उत्कृष्ट केंद्र था। भारत में बनी इन चीज़ों की विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मक के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। मलमल एक टाइप का सूती कपड़ा था जो बंगाल में निर्माण होता था। ढाका, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका के मलमल ने उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व में ख्याति अर्जित की थी। मतलब उसकी चर्चा पूरे विश्व में होती थी। वो इतना महीन था सूती वस्त्र मलमल, जो इसे विदेशी यात्री शाही मलमल या मलमल खास कहते थे। इसका आशय यह था कि मलमल का कपड़ा शाही परिवारों के उपयोग के लिए मानते थे। इसी कारण इसको शाही खास या शाही मलमल नाम दिए हुए थे तथा उच्च स्तर की कलात्मक के आधार पर बहुत प्रतिष्ठा थी। औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत की आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश की आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन था। यहाँ पर जो उन लोगों ने आर्थिक नीतियाँ बनाई, यहाँ पर विकास करने के उद्देश्य से नहीं बनाई थी, बल्कि वो अपने देश की आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन करना था। इसलिए यहाँ पर वो आर्थिक नीतियाँ विकसित कर रहे थे। इन नीतियों की भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप में बदल डाला। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहाँ के बने तैयार माल को आयात करने वाला देश बनकर रह गया था। भारत इंग्लैंड को कच्चा माल, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था और वहाँ पर जो माल तैयार होता था उसको इंपोर्ट करता था। स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय या प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का ईमानदारी का कोई प्रयास नहीं किया। यहाँ की वो जो इनकम होता है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति इनकम, पर कैपिटा इनकम, जो प्रति व्यक्ति आय कितना हो रहा है, वो कभी आकलन नहीं किया। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, पर उनके अनुमानों की बहुत विसंगतियाँ और आपसी मतभेद भी रहे हैं। इन आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी का आपने नाम सुना होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, और विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज और डॉक्टर VKR वी राव
तथा आरसी देसाई प्रमुख रहे हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मतलब ये लोग ना यहाँ की आर्थिक क्या इनकम हो रहा है उसके बारे में अनुमान लगाया, लेकिन ये लोग की विसंगतियाँ है, लोग सटीक वैज्ञानिक ढंग से कोई अनुमान नहीं लगाया। एक जो है डॉक्टर V.K.R.B. राव, उनके द्वारा अनुमान जो लगाया गया था वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय का वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम रही है और तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र 0.5% ही रह गई। कृषि क्षेत्रक, ये प्राथमिक क्षेत्रक होता है ना कृषि क्षेत्रक, उसमें कितनी इनकम हुई थी इसके बारे में है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। मतलब जो लोग यहाँ पर शासन किए उसमें कृषि ही अर्थव्यवस्था का कृषि ही अर्थव्यवस्था का मूल था। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गाँव में बसी थी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। जो 85% जो जनसंख्या थी उस समय कृषि पर ही निर्भर थी और उसी से अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही। मतलब इतने लोगों की रोजगार वो देता था, फिर भी उसमें विकास नहीं हुआ। कृषि में विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ, हालांकि विकास तो न्यूनतम से घट गई थी। उस समय पहले से बहुत ज़्यादा शासन के औपनिवेशिक शासन के दौरान और कृषि में विकास तो हुआ नहीं और घट ही गई थी। यही नहीं, अनेक अवसरों पर उनमें अप्रत्याशित ह्रास, मतलब इसके ह्रास और गिरावट का अनुभव की गई। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हो, परंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्था प्रणालियों को ही माना जाता है। मतलब कृषि क्षेत्र में इतनी गतिहीन थी, वो लोग ना 3 कानून लाए थे कृषि के अंतर्गत, और उन लोग ये भूमि व्यवस्था जो कानून लाए थे उसी के अंतर्गत और भी गतिहीन दृष्टि से गतिहीन होती गई कृषि। उसमें विकास का संभावना तो नाम मात्र क्या और घटती ही चली गई। आज के समस्त पूर्वी भारत में जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों में होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प जाते थे। आज जो बंगाल है वहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त लगा हुआ था जिसमें जमींदार को मालिक बनाया गया था, तो उसमें जमींदार ही ज़्यादा मुनाफा कमाते थे और किसानों का शोषण होता था। किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जो यहाँ पर वो आते थे ना वायसराय बनकर, वो कभी कृषि क्षेत्र को सुधारने की कोशिश नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो कृषि की आर्थिक दुर्दशा को अनदेखी कर उनसे अधिक से अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रहती थी। जमींदार भी नहीं ध्यान देते थे, उनसे ज़्यादा किसान से लगान वसूलने की लगान संग्रह करने में रहते थे। इसी कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनावों को झेलने को बाध्य होना पड़ा। राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदारों का इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा है। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा कराने की तिथियां पूर्व निर्धारित थी। मतलब वो पहले टाइम फिक्स कर दिए थे। अस्थाई बंदोबस्त, उसका नाम था अस्थाई बंदोबस्त, यानी कि वो डेट फिक्स हो गया है, इतने डेट को राजस्व ब्रिटिश को देना है।
उनके अनुसार रकम जमा नहीं कर पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे और जमींदार को भी मजबूरी थी, वो पहले जमा नहीं कराए तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, मतलब उसमें टेक्नोलॉजी का जो होता है ना, नई मशीन, नई बीज, कुछ भी प्रयोग नहीं हो रहा था। सिंचाई का नए नए प्रयोग कुछ भी नहीं हुआ और सिंचाई सुविधाओं के अभाव उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। किसानों की दुर्दशा को बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान रहा है। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण, मतलब कृषि को व्यवसाय के लिए उपयोग करना यानी कि अधिक से अधिक लाभ कमाना उनका मकसद होता था। तो नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं, किंतु उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे। जो कृषि का व्यवसायीकरण हुआ उसमें उत्पादकता जो ज़्यादा हुई, लेकिन उससे यहाँ के किसानों को लाभ कभी नहीं मिला। उस उच्च उत्पादकता की लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना था, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों के लिए किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण और भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न की परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलों उगाना आरंभ किया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए न तो संसाधन थे और न ही तकनीक थी और न ही कोई प्रेरणा थी। औद्योगिक क्षेत्र, ये तो हम लोग कृषि क्षेत्र में देखे उन लोग की कैसे यहाँ पर लैंड रेवेन्यू के लिए, मतलब अधिक पैसा के लिए वो लोग कृषि में 3 लॉ लाए थे, जिसके कारण किसानों को बहुत शोषण हुआ नहीं और कृषि में 85% जनसंख्या लगी हुई थी, लेकिन आय नहीं थी उससे। और औद्योगिक क्षेत्र देखते हैं, ये द्वितीय क्षेत्र में आती है औद्योगिक कृषि की भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। देश की विश्व से प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार का रचना नहीं होने दिया। यहाँ पर जो शिल्पकर्मी थे उनका तो पतन हो रहा था, लेकिन उसके स्थान पर दूसरा कोई आधुनिक उद्योग का भी मतलब विकास नहीं हुआ। भारत के इस औद्योगिकरण यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब औद्योगिकरण नहीं हुआ, उसका उल्टा के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे, और यहाँ पर उद्योग विकसित नहीं हुआ, ब्रिटिश लोग की दोहरी मंशा थी। वे लोग चाहते थे इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति आई थी उसके लिए मशीनों की ज़रूरत थी, उसके लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल की ज़रूरत थी। दूसरे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही विशाल बाजार बनाना चाहते थे, और जो वहाँ पर उत्पादन हुआ उसके लिए भारत को बाजार बनाना चाहते थे। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश ब्रिटेन के लिए अधिक लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसी आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कलाओं का पतन से जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, शिल्पकर्मी जो लोग इतने बेरोजगार हो गए थे वो बेरोजगार हो गए उससे, वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था और मांग बढ़ रही थी। इस मांग को इंग्लैंड के सस्ते निर्मित उत्पादों की लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया। यहाँ पर मांग ज़्यादा थी और उसके लिए इंग्लैंड के बने उत्पाद जो लोग सस्ता किए हुए थे और यहाँ पर वो बाजार बनाना चाहते थे और यहीं पर आयात होता था। इस मांग को इंग्लैंड में सस्ते निर्मित उत्पादों का लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया।
या तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत के कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कुछ उद्योग की स्थापना होने लगी थी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी थी। कुछ उद्योग एका दुक्का लगा हुआ था, लेकिन उनका विकास नहीं हुआ था। प्रारंभ में तो विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक ही सीमित था। शुरू में सूती वस्त्र और पटसन का उद्योग ही लगा हुआ था। सूती कपड़ा मिले प्रायः उद्यमियों द्वारा लगाए जाते थे और ये देश के पश्चिमी क्षेत्र आज के महाराष्ट्र और गुजरात में ही अवस्थित थी। ये देश के पश्चिमी क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र में क्यों विकसित हुई थी? क्योंकि वहाँ काली मिट्टी का क्षेत्र है और काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी होती है, तो उसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो वहाँ क्षेत्र वो मतलब उचित स्थान था, इसी कारण वहाँ पर सूती वस्त्र का उद्योग लगा हुआ था। पटसन उद्योग का स्थापना श्रेय विदेशियों को दिया जाता है। यह केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा, क्योंकि बंगाल जो है ना, आज बांग्लादेश, पूर्वी भारत की साइड में जूट की उत्पादन बहुत होती थी, तो पटसन उद्योग वहाँ लगाया गया। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योगों का भी विकास हुआ। पहली जो लोहा का उद्योग स्थापित हुआ और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। 20 युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच, प्रथम विश्व युद्ध। चीनी सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए, किंतु भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्रायः अभाव ही बना रहा। मतलब यहाँ पर औद्योगिकरण एका दुका हुआ, लेकिन यहाँ पर पूंजीगत उद्योग का विकास नहीं हुआ। पूंजीगत उद्योग जैसे सीमेंट, लोहा, ऐसे उद्योगों का ज़्यादा विकास नहीं हुआ। स्टील, ये सब पूंजीगत उद्योग में आती है। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपयोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कल पुर्जों का निर्माण करते हैं। मतलब उस वैसा उद्योग होता है जो मशीन का निर्माण करते हैं जो और दूसरे उद्योग का काम आए, वैसा मशीन का निर्माण जो दूसरे उद्योग को काम है, वैसे उद्योग को पूंजीगत उद्योग कहते हैं। यत्र तत्र कुछ कारखाने स्थापना से देश के प्रारंभिक शिल्प कला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, नौ औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर बहुत ही कम थी। जो भी विकास हुआ औद्योगिक क्षेत्र में, उसकी समृद्धि दर बहुत कम थी और सकल घरेलू उत्पाद GDP, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, और सकल वर्धित मूल्य, ग्रॉस वैल्यू एडेड, नहीं GDP, मार्केट प्राइस पे जो होता है वर्धित मूल्य का, इसका योगदान भी बहुत कम हुआ। इस नए उत्पादन क्षेत्र की अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र की कार्य क्षेत्र भी बहुत कम रहा। वास्तव में ये क्षेत्र प्रायः रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपक्रम तक ही सीमित थी। उन लोग थोड़ा बहुत भी उद्योग विकसित हुआ तो उन लोग का ही सोच, मतलब उन लोग का ही फायदा के लिए विकसित किया गया था। रेलों के लिए कुछ पुर्जे चाहिए होता था, उसके लिए थोड़ी बहुत उद्योग की स्थापना हुई। विद्युत उत्पादन जरूरी थी, संचार जरूरी थी, यहाँ की सूचना ब्रिटेन में पहुँचाने के लिए उसके लिए यहाँ पर संचार विकसित किया गया। बंदरगाह यानी कि पोर्ट विकसित किया गया, क्योंकि वहाँ के तैयार माल यहाँ पर आया तो फिर कहाँ उसकी रखने के लिए कोई जगह होना चाहिए, उसके लिए। विदेशी व्यापार प्राचीन समय से भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है। आपने पढ़ा होगा प्राचीन जो हम लोग का भारतीय इतिहास है, उसमें विदेशों तक व्यापार होता था। रोम से व्यापार सुना होगा, यहाँ तक कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी उसमें भी हम लोग का विदेश से, मिस्र से व्यापार होता रहा है।
किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का विदेश व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यहाँ पर बहुत सारे कानून लगाए हुए थे, प्रतिबंध नीति, जैसे सीमा शुल्क लगाए हुए थे, वस्तु उत्पादन में लगाए हुए थे। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया। साथ ही सूती और रेशमी ऊनी वस्त्रों जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं को इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों का आयातक भी हो गया। यहाँ पर जो सूती वस्त्र विकसित हो रही थी, वो लोग ज़्यादा निर्यात होने लगा, तो फिर वो लोग सोचने लगा, मतलब उसको कम करने के लिए वहाँ पर वस्त्र बनाना स्टार्ट कर दिए और सस्ती दामों में फिर वो सब भारत में आयात करते थे। व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड में भारत के आयात निर्यात व्यापार पर एक अधिकार कर लिया, यहाँ के आयात कंट्रोल करने के लिए और निर्यात को कंट्रोल करने के लिए। भारत के आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित रहा। जो हम लोग का यहाँ विदेशों में व्यापार होता था, तो उसमें आधा इंग्लैंड ही से ही व्यापार होता था। शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होने दिया जाता था। स्वेज नहर का विकास, स्वेज नहर ना मिस्र, आज का जो मिस्र है ना, इजिप्ट, वहाँ पर मानव निर्मित तो स्वेज नहर बनाया गया। स्वेज नहर का मार्ग खुलने से भारत का व्यापार पर अंग्रेजों का नियंत्रण और भी सख्त हो गया। पहले वो लोगों को पूरा समुद्र से अफ्रीका के तरफ से भारत में आना पड़ता था, लेकिन जब स्वेज नहर मिस्र, इजिप्ट के पास जब स्वेज नहर का 1969 में उसका मार्ग खुला, तो लोगों को व्यापार करने में बहुत सुगम हो गई और यहाँ पर और अधिक आयात निर्यात व्यापार पर एकाधिकार करते गए। विदेशी शासन के अंतर्गत भारत आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा, किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। देश की आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोना और चांदी के प्रवाह पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय और अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत का संपदा का दोहन हुआ। यहाँ के पूरे संसाधन को उपयोग करते थे और यहाँ पर संसाधन का दोहन करते हैं। जनांकीय परिस्थिति। ब्रिटिश भारत में जनसंख्या का विस्तृत ब्यौरा सबसे पहले 1881 में जनगणना हुआ। देश में लोग कितने हैं, जो अभी होता है ना जनगणना 10 वर्षों में होती है, उसी तरह प्रथम 1881 में हुई थी। स्वेज नहर के बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्वेज नहर उत्तरी पूर्वी मिस्र, स्वेज स्थल संधि से आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाला कृत्रिम जलमार्ग है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित आर्टिफिशियल वाटरवे है। यह भूमध्य सागर की मिस्र पतन पोर्ट और सईद को लाल सागर के प्रशाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है, मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच ये स्वेज की खाड़ी ज्वाइन करता है। इस नहर से अमेरिका और यूरोप से आने वाले जलयानों को दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया और पूर्वी अफ्रीका तथा प्रशांत महासागर तटीय देशों के लिए एक छोटा और सीधा जलमार्ग सुलभ हो गया। अब इन्हें अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। मतलब जो पहले से अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप, वास्को डी गामा के बारे में पढ़ा होगा आपने, उससे आनी पड़ती थी तो खर्च ज़्यादा लगता था,
तो अब वो सुएज कनाल के विकसित होने से सुगम हो गया। सुएज नहर आज आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। आज भी सुएज कैनाल बहुत ज़्यादा मतलब सामाजिक आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो मिस्र है ना, मिस्र देश, उसका पूरा आर्थिक इकोनॉमिक उसी से चलता है, सुएज कैनाल से ही चलता है। सुएज इसको 1869 1869 में इस परिवहन सुएज नहर खुला। 1881 में जनसंख्या का विवरण देखे हुए थे। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थी, फिर भी इसे भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद के प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती रही। वर्ष 1921 के पूर्व भारत की जनसांख्यिकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। 1921 से पहले भारत का जनसांख्यिकीय संक्रमण जो होता है वो प्रथम सोपान में थी और द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है। किंतु उस समय तक न तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और न ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी। उस समय आज के जैसे जनसंख्या नहीं थी और उसकी वृद्धि दर भी बहुत अधिक नहीं थी। उस समय महामारी, स्वास्थ्य संबंधी मतलब था, मृत्यु दर अधिक था, जिसके कारण जनसंख्या बहुत कम थी और उसका विकास भी नहीं हो रहा था। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। जिसमें आज जो सरकार समाज के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं लाती हैं, उस समय वो कुछ वैसा मतलब योजना नहीं बनाते थे। उन लोग के यहाँ से क्या मतलब था, कुल मिलाकर साक्षरता दर 16% से भी कम थी। मतलब एकदम 16% से कम, हैरानी की बात की है। इसमें महिला साक्षरता दर नगण्य केवल 7% यहाँ की गई थी। 16% साक्षरता दर थी, जिसमें 7% महिला की साक्षरता दर थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं मतलब जो होता है ना स्वास्थ्य के लिए, आज स्वास्थ्य सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है, उस समय नहीं था। जो सरकारी अस्पताल होते हैं उस समय नहीं था। जहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध भी थी वहाँ नितांत थी, अपर्याप्त थी। मतलब जितना उपलब्ध थी वो पर्याप्त नहीं थी। परिणाम स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था। वहाँ पर उस समय महामारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा था और संक्रमण से फैलने वाले रोग का प्रकोप भी ज़्यादा था। जैसे आज कोविड-19 है वायु से फैलने वाला, उस समय भी वैसा रोग संक्रमण वाले रोग का प्रकोप ज़्यादा था। उनसे व्यापक जन हानि होना एक आम बात थी। कोई आश्चर्य नहीं है कि उस समय सकल मृत्यु दर उसको कहते हैं जो प्रति 1000 व्यक्ति पर कितना मतलब कितने लोगों की मृत्यु हुई। ऊंची थी। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर भी ऊंची थी। आज भले ही देश में शिशु मृत्यु दर 33% हो गई, पर उस समय ये दर 218 प्रति 1000 थी। आज प्रति 1000 बच्चों का जन्म होता है, उसमें 33,000 बच्चे का ही मृत्यु 33 प्रति 1000 आज की मृत्यु दर है। उस समय 218 थी प्रति 1000 पर। जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना दिन तक जीवित रहता है उसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। उस समय बहुत कम थी। आज एवरेज 60 वर्ष माना जाता है, यानी कि 69 वर्ष। उस समय केवल 44 ईयर ही था, यानी कि 44 वर्ष में ही लोगों की मृत्यु हो जाती थी। अच्छी पोषक भोजन नहीं मिलता था, स्वास्थ्य नहीं मिलता था, अच्छी से देखभाल नहीं होती थी, तो संभव ही था उस समय मृत्यु। विश्वस्त आंकड़े के अभाव में यह कह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। बहुत मतलब गरीबी
छाई हुई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और भी बदतर हो गई। अब पढ़ते व्यवसायिक संरचना। औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों का अनुपात विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था, जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी थी। विनिर्माण क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। कृषि होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें जो प्राकृत से जो कार्य होता है उसे प्राइमरी सेक्टर में लगते हैं। और जो विनिर्माण जो कच्चे मूलों को मतलब कच्चे मूलों को मूल्यवर्धित बनाने में उद्योग लगाया जाता है, उसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। उसे सेकेंडरी सेक्टर में रखा जाता है। और सेवा क्षेत्र भी टर्शियरी सेक्टर में आती है। सेवा क्षेत्र को में विनिर्माण में 10% थी और सेवा क्षेत्रों में 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल रहा था। सबसे ज़्यादा कृषि में था 17 से 75%, विनिर्माण में 10%। और सबसे ज़्यादा रोजगार अगर देने वाली है इस क्षेत्र में देखा जाए तो विनिर्माण को माना जाता है, क्योंकि उद्योग स्थापित होगा तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगी। बहुत चीज़ मतलब उद्योग से प्राप्त होती है। वो अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान देती है विनिर्माण क्षेत्र, जो उस समय 10% मात्र थी। और सेवा क्षेत्र 15 से 20% था उसमें रोजगार। क्षेत्रीय विषमताओं में एक वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसी होती थी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी, एक बम्बई प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी यानी कि आज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल का क्षेत्र आ जाता है। मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता कमी आ रही थी, क्योंकि मुंबई और बंगाल में कृषि क्षेत्र पर निर्भरता कम आ रही थी, क्योंकि उस समय ना थोड़ी बहुत उद्योग वहाँ पर लगनी स्टार्ट हो गई थी। जैसे मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग लगा हुआ था, वैसे ही बंगाल में पटसन उद्योग लगा हुआ था, जिसके कारण कृषि क्षेत्र में लगे लोगों की संख्या कम हो रही थी, जबकि मद्रास में नहीं। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र को महत्व तदनुपात बढ़ रहा था, किंतु उस अवधि में पंजाब, राजस्थान और ओडिशा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों का अनुपात में वृद्धि हो रही थी। आधारिक संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, आज कहते हैं ना देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि रेलवे, रोड, संचार, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, ये सब आज इन आधारिक संरचना में आती है, जो देश में विकसित होना चाहिए, जिससे लोगों को औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन, डाक तार आदि का विकास हुआ। इसका ध्येय जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान नहीं करना था। औपनिवेशिक शासन काल में यहाँ पर आधारिक संरचना का विकास हुआ था, जैसे में रेलवे का विकास किए हुए थे, पत्तनों का विकास किए हुए थे, जल परिवहन का विकास किए हुए थे, डाक तार का विकास किए हुए थे, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए नहीं, वो अपने हितों की साधने हेतु किए हुए थे। एक कार्य तो औपनिवेशिक हित साधने के ध्येय से किए हुए थे। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयोग नहीं थी, और रोड भी विकसित हुआ उस समय। आज का जो यातायात साधन है उसके लिए उपयोग नहीं थी। जो सड़कें उन्होंने बनाई उनका थे विदेश के भीतर अपनी सेनाओं के आगमन के लिए सड़कों का निर्माण किए हुए थे, जो उनके सेनाओं को युद्ध में जाने के लिए या नज़र रखने के लिए उनका विकास हुआ था। और देश के भीतरी भागों में कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पत्तन तक पहुंचाने के लिए, जो कच्चे माल को ले जाने के लिए भी उसका विकास हुआ था।
इस प्रकार माल को इंग्लैंड तथा अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाले सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना रहा था। उन लोग के अपने हित साधने थे, कच्चे माल को पहुंचाना था और सैनिकों के लिए रास्ते का विकास करना था। तो लोग गाँव में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो गाँव में भी कुछ सामान मतलब माल पहुंच नहीं पाता था। सभी मौसमों में, यानी कि बरसात हुआ, वैसे मौसमों में, वर्षा काल में यह अभाव और भीषण हो जाता था। स्वाभाविक ही था कि प्राकृतिक आपदाओं और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाइयों से दूभर हो जाता था। अंग्रेजों ने 1850 में रेलवे का आरंभ किया। 1850 में रेलवे का विकास हुआ। पहली रेलवे की स्थापना 1853 में हुई थी, मुंबई से थाने के बीच में। रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना की दो महत्वपूर्ण तरीकों को प्रभावित किया। एक तो इससे लोगों की भू क्षेत्रीय और रेलवे का विकास वो अपने हितों के साधने के लिए किए, लेकिन उससे हम लोगों को भी फायदा हुआ। बताते हैं कैसे। जैसे रेलवे में अगर यात्रा करेंगे तो उससे लोगों से मुलाकात होगी और उससे जो छुआछूत है वो मिटेगी। सांस्कृतिक व्यवधान, भू क्षेत्रीय और सांस्कृतिक व्यवधान को कम कर आसानी लंबी यात्राएं करने का अवसर मिला। और दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। जो यहाँ पर कृषि का व्यवसायीकरण हो रहा था उसका भी मतलब बढ़ावा मिला। किंतु इस व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। भारत के निर्यात में निसंदेह विस्तार हुआ, परंतु इसका लाभ भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुआ। जो यहाँ की कृषि में व्यवसायीकरण हुई थी, यहाँ के किसानों को उससे कुछ भी लाभ नहीं होता था। उनके लिए जैसे यहाँ पर कृषि नकदी फसलों का उत्पादन किए, जैसे नील ही मान लीजिए, नील का उत्पादन वो अपने वस्त्रों को रंगाई के लिए करते थे। और तो यहाँ से निर्यात पहले के मुकाबले ज़्यादा हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ यहाँ के लोगों को आर्थिक दुर्दशा तो बनी ही रही। इस प्रकार जन सम्मान को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। सड़कों तथा रेलवे के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया, किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं। उस समय की आंतरिक जलमार्ग अलाभकारी सिद्ध हुए। उड़ीसा के तटवर्तीय, उस समय ओडिशा को उड़ीसा कहा जाता था, लेकिन अब ओडिशा कहा जाता है। उड़ीसा के तटवर्तीय नगर इसका विशेष उदाहरण है। यद्यपि इस नहर का विकास सरकारी कोष से किया गया था, मतलब सरकार ने नहर के विकास के लिए फंड दिए हुए थे। आज बोलते हैं ना सरकार इसके लिए विकास के लिए फंड दे रही है, उससे विकसित हुआ था। तथा ये रेल मार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाई। नहर के उसके रेल मार्ग के सामने ये नहीं टिक पाई। नहर के समानांतर रेल मार्ग विकसित होने के बाद अंततः उस जलमार्ग को छोड़ दिया गया। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। पूरा देश में शासन करने के लिए वो अपने तार व्यवस्था का विकसित किए हुए थे। वो अपना शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाने के लिए तार व्यवस्था विकसित किए हुए थे, ना कि यहाँ के लोगों के लिए। दूसरी ओर डाक सेवाएं अवश्य जन सामान्य को सुविधा प्रदान कर रही थी, किंतु ये बहुत ही अपर्याप्त थी। आधारिक संरचनाओं की वर्तमान अवस्था के विषय में आपको अध्याय 8 में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। निष्कर्ष मतलब पूरा का चैप्टर का कंक्लूजन क्या निकलता है उसके बारे में देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले से अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा था। उसकी उत्पादकता का स्तर बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण नहीं, वैविध्य क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था।
किंतु विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार और जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी, बेरोजगारी, सार्वजनिक आर्थिक नीतियाँ जल कल्याणमुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। संक्षेप में देश में सामाजिक आर्थिक चुनौतियाँ बहुत थी। इस चैप्टर का सार हुआ। इसका फिर एक पुनरावर्तन करते हैं, मतलब रिवीजन टाइप का। स्वतंत्रता के बाद भारत के आर्थिक विकास की उपलब्धियों का सही रूप से समझ पाने के लिए स्वतंत्रता पूर्व अर्थव्यवस्था की सभी जानकारी आवश्यक होती है। जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उसके बाद की आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए हमें 200 वर्ष तक लागू की गई आर्थिक व्यवस्था को समझना जानकारी होना आवश्यक होती है। औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियाँ शासित देश और वहाँ के लोगों की आर्थिक विकास को प्रेरित नहीं थी। उनका ध्येय तो इंग्लैंड के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन करना था, और वो लोग जो भी आर्थिक नीतियाँ अपनाई यहाँ के लोगों के संवर्धन के लिए भी नहीं, बल्कि वो अपने देश के विकास के लिए किए हुए थे। भले ही भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि से ही अपना हम लोग देखे हैं 70 से 85% लोगों का रोजगार कृषि से होता था, लेकिन कृषि क्षेत्र में विकास नाम मात्र हुआ। वो लोग कृषि क्षेत्र में 3 कानून बनाए हुए थे। एक तो पूर्वी क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त था, और एक दक्षिण के साइड में मद्रास के साइड में वहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था था, और फिर पश्चिम के साइड में पंजाब, पश्चिमी यूपी, राजस्थान, वहाँ पर महलवाड़ी व्यवस्था था। और वो सब व्यवस्था का उद्देश्य में शासन करना ही होता था, अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना होता था, ना कि यहाँ के किसानों के विकास के लिए सोचा था उन्होंने। भारत की अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण भारत में 20 प्रसिद्ध हस्तकला उद्योगों का पतन होता रहा, और उसके स्थान पर आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं हो पाई। जो यहाँ से पहले से जो हस्तकला उद्योग था उसका पतन हो रहा था, और उसके स्थान पर कुछ आधुनिक उद्योग की भी स्थापना नहीं हुई। पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, बार बार प्राकृतिक आपदा, 200 शासन के दौरान यहाँ का गरीबी, आपदा, भुखमरी, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, और निर्धन बना दिया। उच्च मृत्यु दर का सामना करना पड़ा था। यद्यपि अपने औपनिवेशिक हितों से प्रेरित होकर विदेशी शासकों ने आधारिक संरचना कुछ विकसित किए हुए थे, जैसे रेलवे, पतन, रोड, संचार, डाक आदि के विकास किए हुए थे, लेकिन अपने हितों के साधने के लिए। यद्यपि स्वतंत्र भारत की सरकार ने योजनाओं के द्वारा यह आधार बनाया, और जो हम लोग का देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद उसी योजनाओं के आधार पर कैसे विकसित करनी, उस समय की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने योजनाएं आरंभ की। कल हम लोग पढ़ेंगे 2nd चैप्टर।